हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का 3rd चैप्टर रेशो से वस्त्रों तक उसी का एक टॉपिक और उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी करके देखेंगे। और इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि दो जांतव रेशे, एक तो ऊन और एक रेशम, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए जांतव रेशे कहलाते हैं। ऊन हमें कई प्रकार के जो ऊंट होते हैं, बकरी होती हैं, किस्में होती हैं इनकी, या याक होती है, शीप होती हैं, भेड़, इनसे प्राप्त होती हैं। ऐसे ही दूसरा जांतव रेशा रेशम, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है। रेशम हमें प्राप्त होता है रेशम के कीट से, यानी कि रेशम के कीड़े से। और कैसे प्राप्त होता है, इसको पालना क्या कहलाता है रेशम प्राप्त करने के लिए, और क्या इसका उपयोग है, रेशम हमें कैसे उपयोगी सिद्ध होती है, ये सब आज हम एक एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। तो देखिए बेटे, एक मॉडल बनाया मैंने आपके लिए छोटा सा, जिसमें मैंने रेशम के कीट का पूरा एक जीवन चक्र आपको दिखाया हुआ है कि रेशम का कीट कैसे पैदा होता है, और इसी में से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इसमें से रेशम प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बेटा ये ध्यान दीजिए कि कोई भी जंतु जब हम पालते हैं, मछली पालते हैं, मत्स्य पालन कहलाता है ना, अपने फायदे के लिए जब पालते हैं। गाय भैंस पालते हैं दूध प्राप्त करने के लिए, वो भी एक प्रकार का पालन है। ऐसे ही रेशम के कीट को जब हम रेशम प्राप्त करने के लिए पालते हैं तो उसे हम कहते हैं रेशम कीट पालन। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इंग्लिश में रेशम कीट पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो कैसे पाला जाता है और कैसे हमें रेशम प्राप्त होता है, शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले मादा रेशम कीट जो होती है, मादा रेशम का कीड़ा जो होता है या कीट जो होता है, वो सैकड़ों की संख्याओं में अंडे देता है। क्या देता है? सैकड़ों की संख्याओं में अंडे देता है। फिर इन अंडों को बेचा जाता है किसानों को। जो रेशम के कीड़े पालते हैं ना, उन किसानों को इन अंडों को बेच दिया जाता है। उनको क्यों बेचा जाता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर जो प्रोवाइड करनी होती है ना फैसिलिटीज हमें किसी कीड़े को पालने के लिए, रेशम के कीड़े को पालने के लिए, उनके पास पूरा सेटअप होता है कि कैसे पालना है और क्या क्या चीजें इनको जरूरत है। तो वो जो पालक होते हैं, पालने वाले यानी कि पालक, रेशम के कीड़े को पालने वाले क्या कहलाते हैं? पालक उनके। तो वो जो पालक होते हैं, किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, एक अच्छी स्थिति में उन्हें पालते हैं, इन अंडों को रख देते हैं। अच्छी स्थिति क्या होती है? प्रॉपर उन्हें आर्द्रता, ह्यूमिडिटी दी जाती है, प्रॉपर टेम्परेचर दिया जाता है इन अंडों को। अब ऐसा कब किया जाता है? जब शहतूत की नई पत्तियां आ जाती हैं। तो शहतूत की पत्तियों का इनसे क्या रिलेशन है, वो भी आगे देखते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, वो जब प्रॉपर कंडीशंस में ये अंडे रहते हैं, प्रॉपर टेम्परेचर में, प्रॉपर ह्यूमिडिटी में, तो क्या होता है, इनमें से लार्वा निकलते हैं, छोटे छोटे ऐसे कीट निकलते हैं, लार्वा, बिना पंख वाले, जिनको हम इल्ली भी कहते हैं और कैटरपिलर भी कहते हैं। और ये लार्वा, इल्ली या कैटरपिलर कब निकलते हैं? जब शहतूत की पत्तियां शहतूत के पेड़ पे नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। इनका सबसे प्यारा और मनपसंद भोजन होता है शहतूत की पत्तियां। ये कैटरपिलर, लार्वा या इल्ली इन शहतूत की पत्तियों को खाते हैं और खाकर मोटे ताजे हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं। ऐसा ये 24 से 30 दिन तक करते हैं, और 24 से 30 दिन के बाद जब ये अच्छे मोटे ताजे हो जाते हैं इनको खाकर, तो ये क्या करते हैं, खाना बंद कर देते हैं। खाना बंद कर देते हैं जब, तो इनको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, इन कैटरपिलर्स को कहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है? बांस की ट्रे होती हैं, उनके अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। बांस की लकड़ी होती है ना, उसकी ट्रे में शिफ्ट कर दिया जाता है, और उसमें कुछ टहनियाँ भी डाल दी जाती हैं। तो ये कैटरपिलर क्या करते हैं, खाना तो ये बंद कर चुके होते हैं, तो ये अपने मुंह से एक लार निकालते हैं, सलाइवा निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं धागे टाइप की संरचना निकालते हैं अपने मुंह से, और ये अपने ही इर्द गिर्द 8 की शेप में मूव करना, गति करना शुरू कर देते हैं, इस टाइप से। तो जब ये गति करते हैं और वो लार इनके मुंह से निकल रही होती है, तो वो लार इन्हीं से ही चिपक जाती है इनके बाहर और एक परत बना लेती है, और हवा के संपर्क में आते ही वो लार क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है। यानी कि इनके शरीर के बाहर
एक सख्त परत का निर्माण हो जाता है। वो जो लार होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। आप ध्यान देंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि सिल्क वॉर्म या फिर रेशम के कीड़े से निकली हुई लार या स्राव जो होता है उसमें कौन सा घटक होता है भोजन का, तो आप बताएंगे प्रोटीन। वो प्रोटीन की बनी होती है जो हवा के संपर्क में आते ही इनके हिलने के कारण वो क्या हो जाती है, पूरी कवर कर लेती है इनको। तो इस टाइम पे देखो जिस तरीके से ये कवर किया हुआ है, ये इस टाइम पे क्या किया हुआ है, पूरी लार्ने से कवर किया हुआ है। और यहाँ देखिए अंदर से छोटा सा मैंने कीट भी दिखाया हुआ है। इस टाइम पे जो कवर्ड जो होता है आपका पूरा ढका हुआ जो ये जीव है, रेशम कीट है, ये क्या कहलाता है, प्यूपा। इस समय पर ये क्या कहलाता है, प्यूपा। अब जब ये कवर हटता है तो इसमें से निकलता है वयस्क कीट इस टाइप से। और वयस्क कीट किस में डेवलप हो जाता है, बढ़ जाता है, मादा रेशम कीट में या नर रेशम कीट में। समझ में आया? अब आप ये कहेंगे मैम ये इतना सारा प्रोसेस हो गया है, कहीं पे आपने ये नहीं बताया कि रेशम कहाँ से प्राप्त हुआ। इसमें तो रेशम की कोई बात ही नहीं हुई। बात करते हैं बेटा, आप ध्यान दीजिए, इस स्टेज को छोड़ दीजिए, इसे आप ढक लीजिए। जब इस स्टेज पे होता है रेशम कीट, यानी कि प्यूपा की स्टेज पे होता है, इसको कहते हैं कोकून। अंदर जो कीट होता है उसको वो कहलाता है प्यूपा, और अपनी परत के साथ, सलाइवा के साथ वो कहलाता है कोकून। तो ये पूरा कोकून है एक, ठीक है। इस स्टेज पे, कोकून की स्टेज पे क्या किया जाता है, जो इनके पालक होते हैं, किसान होते हैं, वो बहुत सारे कोकून्स को इकट्ठा करके धूप में रख देते हैं, भाप में रख देते हैं, या फिर इसे पानी में उबाल देते हैं। और जैसे ही वो उबलते हैं या धूप में पिघलने शुरू होते हैं या भाप में पिघलने शुरू होते हैं, उनमें से रेशम का धागा प्राप्त होता है हमें, यानी कि चमकीला एक तंतु प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं रेशम। आप ध्यान देंगे बेटे कि रेशम का तंतु जो कोकून की अवस्था से प्राप्त हुआ है। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है कि रेशम कीट के जीवन चक्र में से कौन सी अवस्था में से आपको रेशम का तंतु प्राप्त होता है, तो आप लिखेंगे कोकून की अवस्था होती है तो हमें तंतु प्राप्त होता है। और वह तंतु, रेशम का तंतु जो प्रोटीन का बना हुआ है, 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है कि किसका बना होता है, प्रोटीन का। वह इतना मजबूत होता है कि स्टील का तार भी उसके आगे कमजोर पड़ जाए, यानी कि स्टील के तार से भी मजबूत होता है रेशम का तंतु। अब जब ये रेशम का धागा बन जाता है इनमें से, तो उस धागे से वस्त्र बनाया जाता है, और उस वस्त्र को बनाने से पहले उस धागे को लपेटा जाता है। इस प्रोसेस को, रील बनाई जाती है उसकी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीलिंग। क्या कहते हैं, रीलिंग। और फिर उन रील को, जो रील होती है ना, जैसे हमारी धागे की रील होती है अलग अलग रंगों की, उस रील से ही अलग अलग प्रकार के उनको कलर कर दिया जाता है, उनकी कलरिंग हो जाती है, और फिर उससे क्या बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं, वीविंग की प्रोसेस के द्वारा। तो आपको समझ में आया होगा रेशम का धागा कैसे बनता है, कोकून की अवस्था से बनता है। इसकी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि चाइना में इसकी उत्पत्ति हुई थी रेशम के धागे की, कि चाइना के राजा जो थे उन्होंने अपनी रानी को ये कहा कि तुम पता लगाओ कि ये जो शहतूत का पेड़ है इसकी पत्तियों को क्या हो रहा है, ये कटती जा रही है, खाए जा रहा है इनको कोई। तो उन्होंने पता किया, उनकी रानी ने, कि एक कीड़ा है, कृमि जिसे कहते हैं, कृमि, वो इसको खा रहा है, सफेद रंग का कीड़ा है, और वो शहतूत का कीड़ा था, यानी कि रेशम का कीड़ा था जो उसकी पत्तियों को खा रहा था। और जब वो बात कर रहे थे इसी बारे में, तो उसी टाइम पे उनकी चाय के अंदर उसका जो कोकून था वो गिर गया। जैसे ही उसे निकाला तो उसमें से रेशम का धागा प्राप्त हुआ उन्हें, और इस तरीके से रेशम के धागे की उत्पत्ति चीन में हुई। और इस रहस्य को बहुत सालों तक चीन ने दबा के रखा, छुपा के रखा लोगों से, और वो दूसरे जो देश थे उनको इसका एक्सपोर्ट करते थे, इनको बेचते थे। और वो जो रूट है आज तक, जिस रास्ते से वो बेचते थे
रहस्य तो बताते नहीं थे कैसे बनाए, लेकिन जिस रास्ते से उनका सिल्क का कपड़ा या रेशम का कपड़ा जाता था उसको सिल्क रूट कहते हैं आज की डेट में भी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये कहानी भी थी इसकी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो बेटा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने एक चार्ट पेपर का प्रयोग किया है, हल्का सा, ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये यहाँ पे मैंने क्ले यूज़ की है। यहाँ पे आप थर्माकोल की जो गोलियां आती है ना कपड़ों के बीच में, वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने क्ले की गोलियां बनाई हुई हैं। चिकनी मिट्टी है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। क्ले से ही मैंने ये लार्वा और इली बनाए हैं और क्ले से ही मैंने ये प्यूपा बनाया था। और उसके बाहर जो ये सिल्क का धागा दिखाना था उसके लिए मैंने क्या किया है, कॉटन जो रुई होती है उसको इसके ऊपर लपेट दिया था। ये बिल्कुल कॉटन कोकून जैसा लग रहा है। तो बहुत सुंदर एक्टिविटी है, करके देखिए, मज़ा आएगा। और जब आप किसी चीज़ को करते हैं ना तो वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है, उसका एक एक पॉइंट समझ में आता है और आप भूलते नहीं हैं कभी। तो करके सीखने में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। तो करिए फटाफट और वीडियो मुझे भेजिए। थैंक यू।